कुबूल जी, ये दलित वाली राजनीति इंडिया की चलेगी नहीं, लेकिन मैं मानता हूं वो साल दूसरे थे। अब 2024 में जो पीडीए और इंडिया लेके आया है, और मैं यूपी तक सेंट्रिक रहूं तो 103 विधानसभा सीटें ऐसी रहती हैं जहां पासी समाज बड़ी भूमिका में रहता है विधानसभाओं में। तो ये एकदम से नकार देना कि सारे दलित, या ऐसा नहीं है, 2017 में बीजेपी ने दलित कार्ड ही खेला ना राष्ट्रपति पद के लिए। तो आप ये कैसे समझें कि दलितों की राजनीति अब मायावती का चंक अखिलेश यादव खाना ही चाह रहे हैं? मैं थोड़ा सा रोकूंगा 1 मिनट इसमें। क्या अवधेश जी की वजह से दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिल गया? क्या अवधेश जी को दलित ये लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कितना प्रचारित थे दलित चेहरे के रूप में यूपी में? ये तो है सौभाग्य कि आपने सामान्य सीट पर जिता दिया। सुनील जी, 2 सीटें, एक मेरठ में सामान्य सीट पर भी जीतना कोई असाधारण घटना नहीं है। मैं भी वही आना चाह रहा हूं कि जो इस चुनाव में राजनीति में ऐसा करते रहे, कोई बहुत बड़ा नहीं, फिरोज जी, इस चुनाव से पहले की मैं कह रहा हूं कि अवधेश जी को कोई नहीं जानता। 8 बार के विधायक रहे, कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई समाजवादी चेहरा रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित चेहरे के रूप में ऐसा नहीं कहा कि उनके हाथ में ऐसी चीज है कि 3% पास ही है। देखिए, फिर बहस यहां पे दूसरी चली जाएगी। हाँ, मोदी जी 2001 से पहले कौन जान रहा था? हाँ, नहीं जानना था। हाँ, तो फिर आदमी बनता है। कुबूल जी, आप अपने जवाब दें। अनम्यूट कीजिए अपने को। कुबूल जी, आवाज मिल रही हो तो अनम्यूट कीजिए अपने को, शुरू से बोलिएगा। पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं है कि अवधेश प्रसाद 2024 के बाद जाने गए हैं या चुनाव में जीतने के बाद। अवधेश प्रसाद अवध की राजनीति में उनको बहुत अच्छे से वाकिफ है। आप देखेंगे कि विधानसभा में अखिलेश यादव के साथ सबसे ज्यादा साथ में चलने वाले नेताओं में से एक रहे हैं। चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद हर शख्स की जबान पे था, ऐसा नहीं है। वो मुलायम सिंह यादव के दौर से वो लगातार जीतते रहे हैं। 2017 के चुनाव में हारे थे। इसके अलावा वो लगातार चुनाव जीतते रहे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि जो दलित राजनीति, क्या इंडिया गठबंधन को वोट किया या नहीं किया, ये बातें हो रही हैं। तो अगर हम आपको एक आंकड़ा खाली CS-DS का बता दें तो इस बार जहां दलित बाहुल्य सीटों पे जो जीत का ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंडिया गठबंधन का पल्ला भारी है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आदिवासी जो बेल्ट हैं उन जगह पे एनडीए गठबंधन का पल्ला भारी, यानी कि बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए आदिवासी बेल्टों में अच्छा काम किया है और दलित बेल्टों में सबसे बेहतर काम जो है इंडिया गठबंधन ने किया है। उनके जीत की जो सीट के रिकॉर्ड हैं वो TV9 भारतवर्ष के भी आंकड़े के लिहाज से हैं, CS-DS के लिहाज के आंकड़े से हैं। दोनों पक्ष से ये साबित होता है कि इस बार दलितों का वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया है, एक चीज। अब दलित राजनीति की जो सबसे बड़ी प्रयोगशाला रही है वो उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी। इसके अलावा जो तमाम जगह रही है वो राजनीतिक दलों की रही हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसी रही जहां कांशीराम ने दलित राजनीतिक चेतना जगाई। सिर्फ जगाया ही नहीं बल्कि दलित राजनीति से अपने दम पे उन्होंने बहुमत की सरकार भी बसपा ने बनाई। पहली चीज ये है। उत्तर प्रदेश दलित राजनीति के लिहाज से इसलिए भी बहुत मायने रखता है, एक चीज। दूसरी चीज आती है पुष्कर भाई कि आपने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी बात कहा। दरअसल देखिए, जब आप आदिवासी राष्ट्रपति बनाते हैं और जब कोई विरोध करता है तो आप उसको ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि आदिवासियों का विरोधी दौर है, आदिवासियों को पसंद नहीं करते हैं। और जब रामनाथ कोविंद का एक दलित जो है राष्ट्रपति का विरोध करते हैं तो अपोजिशन भी अगर इस नैरेटिव को स्टेब्लिश करता है तो इसमें जो है जिस चीज को लेके अभी तक आप अपोजिशन के खिलाफ सियासी हथियार बनाते रहे हैं, पहली बार अपोजिशन अपने पिच पे खिलाना चाहता है, एक चीज। दूसरी चीज यह है कि अभी जैसे हम लोग रिपोर्ट में भी देख रहे थे कि आज की तारीख में संवैधानिक पदों पे देखिए कौन लोग बैठे, कहाँ अलग अलग स्टेट बैठे। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं। क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश को इग्नोर कर पाएगी, एक चीज। क्या दलित अवधेश प्रसाद को हो सकता ना करे, लेकिन क्या दूसरे अपने दलित को प्रमोट, किसी चेहरे को डिप्टी स्पीकर के लिए आगे लाएगी उस दलित को काउंटर करने के लिए? क्या वो उत्तर प्रदेश से ही बनाएगी, कहीं और से लाएगी? अगर खुद नहीं बनाती तो आपको दूसरी पार्टी के, अगर उसके अलावा किसी अपने सहयोगी दल को देती है और गैर दलित चेहरा होता है तो क्या इंडिया गठबंधन के अंदर
खास तौर से जब अपोजिशन ये नैरेटिव बनाएगा कि चिराग पासवान, जिनकी पूरी राजनीति दलितों के इर्द गिर्द दलित सियासत रही है, क्या वो दलित राजनीति को इग्नोर कर पाएंगे? दूसरी चीज, टीडीपी बहुत बड़ा जो है जंग दलितों का उनके साथ गया है, क्या वो कर पाएंगे? बिहार के अंदर जेडीयू जो है दलितों वोट को हमेशा हासिल करती रही है, खासतौर से दलित महादलित करके जो उन्होंने एक राजनीति नीतीश कुमार ने बनाई है वो करती रही। क्या उस नैरेटिव को वो क्या इस एक दलित के सामने एक गैर दलित अगर होता है तो क्या एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो उस तरह से नजर आएंगे? मुझे लगता है कि अपोजिशन ने बहुत स्ट्रेटजी के साथ अवधेश प्रसाद के नाम को आगे बढ़ाकर एक जिस तरह से होता है कि एक समुद्र में एक तालाब में एक ईंटा मार के उसकी हलचल को देखना चाहा। और बीजेपी अभी देख लीजिए जिस तरह से बीजेपी की तरफ से चीजें आनी शुरू हो गई हैं, या समाजवादी पार्टी जिस तरह से एक नैरेटिव स्टैब्लिश करने लगी है कि क्या इंडिया, हालांकि एक बात और है कि एक जो खास तौर से जैसे अरविंद केजरीवाल एनडीए गठबंधन से अलग हो चुके हैं, लेकिन वो ममता के साथ, अखिलेश के साथ उनका बेहतर तालमेल है। जो ममता बनर्जी अभी तक जो है एक अलग तरह के नैरेटिव, हो सकता है ममता अलग तरह के दांव खेले, लेकिन कांग्रेस को अलग थलग करने की राजनीति हो, लेकिन कांग्रेस वक्त की नजाकत को समझते हुए बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ जिस तरह के नैरेटिव बना रहे, उसमें मुझे लगता है कि अवधेश प्रसाद को लेके भी आज जिस तरह से राहुल गांधी उनके साथ जो है चाय पीने की बात रही हुई संसद में परसों फ्राइडे वाले दिन, या आज जिस तरह से अवधेश प्रसाद के बहाने उन्होंने अयोध्या में बीजेपी के हार के कारण बताएं और उस बहाने पीएम मोदी पे भी निशाना साधा कि पीएम मोदी भी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां के सर्वे ने उनको जो है बेचैन कर दिया। तो मुझे लगता है अपोजिशन ने अवधेश प्रसाद को लेके एक बड़ा नैरेटिव प्लान बना लिया है और उसको लेके सड़क से संसद तक अब स्ट्रेटजी बनाई है घेरने की। जो आक्रामक रुख है उसी पे वो स्टेब्लिश रहेगी, क्योंकि उसको पता है कि जिस आधार पे उत्तर प्रदेश में उनको सियासी संजीवनी अपोजिशन को मिली है, वो किसी भी सूरत में उस सियासी संजीवनी को खोना नहीं चाहती है। ठीक है, संजीवनी खोना नहीं चाहती है। अनिल जी एक बात बताएं, जो अगर कबूल जी की बात से मैं सवाल पूछूं तो ये तो वाकई में इंडिया वालों ने डाल दिया, ना तो अभी कहीं वो डिप्टी स्पीकर पद देने जा रहे थे, ना चुनाव का ऐलान था, ये टेस्टिंग वाटर कर दिया जेडीयू, टीडीपी, चिराग पासवान। और ये तीनों ऐसे हैं कि जो इनके पास दो के पास 14, एक के पास 14, एक के पास 12, एक के पास 5, तो ये उन लोगों को भी एम्बेरस करने की तैयारी है क्या? और आप क्या थोड़ी सी फूट डालने की है, किसी मुद्दे पे दिखा दें कि हाँ भाई आखिरी में बात कुछ बने, अभी कोई नेता एक ये बोल दे नहीं अगर दलित आता है तो सोचना चाहिए, इतनी बात पर पूरी पंचायत बढ़ जाएगी आगे। पुष्कर जी, मैं कबूल जी की इस बात से तो सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं मानता कि एनडीए में इस बात पे दरार पड़ जाएगी कि विपक्ष ने कोई दलित चेहरा आगे किया है और क्यों एनडीए उसका समर्थन नहीं कर रहा है। क्योंकि सुनील जी ने जैसे कहा और मैंने भी कहा कि एनडीए के पास बहुत दलित चेहरे हैं, इसलिए किसी दलित के नाम पे विपक्ष की बात को हाँ कर लेना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं कबूल जी की मानता हूँ, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी 2024 में एक बार पक्का हुआ है कि इस बार विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया और सत्ता पक्ष चुनाव से पहले भी जवाब देता रह गया और चुनाव के बाद भी जवाब देता ही रह रहा है। यानी इस बार जो पिच है वो इस बार इंडी गठबंधन तैयार करने में सफल रहा है और उस पिच पे एनडीए खेल रहा है और उसको फिर वो सफलता नहीं मिल रही जो 2019 और 2014 में मिली थी। ये बात सही है। आप देखिए, चुनाव से पहले संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, 400 पार जाएंगे तो संविधान बदल देगा, ये नैरेटिव तो सेट किया ना। हालांकि सबको पता है, जो थोड़ा सा भी संविधान को जानता है सबको पता है फेक नैरेटिव है। अनिल जी, हमारी आपकी इसी उस पे प्लेटफॉर्म पर कई बार चर्चा हो चुकी, इसको बीजेपी का झूठ मतलब इंडिया वालों का झूठ मत बताइए कि उन्होंने सेट करना चाहा नैरेटिव अनंत हेगड़े से लेके ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, अरुण गोविल, इन सब ने, आपको क्या जरूरत थी? आप ये सोचिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं क्या, अमित शाह को यह कहना पड़ रहा है चुनावी रैलियों में कि कोई नहीं बदल सकता है, प्रधानमंत्री क्या, नरेंद्र मोदी क्या, कोई भी नहीं बदल सकता। उसके बावजूद ज्योति मिर्धा नागौर में कहती है उसके बाद कि हाँ, ये कह रहा हूं, आपकी बात दिया कुमारी जाके सुनिए,
ये आपके नेता हैं। डिप्टी सीएम है दिया कुमारी राजस्थान की, हिमाचल में क्यों 5वें चरण में जाके कहा उन्होंने कि 400 सीटें तो चाहिए भाई, संविधान बदलना है। इस पे आप ये चाहते हैं कि जो चुनाव में आपका विपक्षी दल है वो कहे, समझाए वोटरों को कि नहीं 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 ये नहीं चेंज कर पाएंगे, ये गलत कह रहे हैं, ये इनके नेता बड़बोले हैं। आप ये इस तरीके के सौहार्द में चुनाव लड़ा गया क्या? जो मुसलमान जो पहले चुनाव दूसरे चरण से जो भैंस चोरी हो जाए, भैंस बांध ली जाएगी, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, ये बंटवारा कर लेंगे, एक घर यहां दे देंगे। आप जो विपक्ष इतने बड़े नैरेटिव को लड़ाने के लिए, वो उससे आप ये उम्मीद कर रहे थे और कह रहे हैं कि उन्होंने बनाया। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इस बात का क्रेडिट आप इंडिया गठबंधन से मत छीनिए कि इस बार वो नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे। ठीक है, एनडीए गठबंधन और बीजेपी कुछ नेता ने अलग अलग बोला होगा, तो फिर वही नैरेटिव सेट हो रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं। और ये मैं क्रेडिट दे रहा हूँ, मैं विपक्ष को ये क्रेडिट दे रहा हूँ, इस बार वो कामयाब रहे। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो मोदी जैसे नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन दल के लोगों को अपने बीच में खिला पाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है इससे पहले वरुण जी,